मोदी और नवाज शरीफ की ये 3 तस्वीरें दोनों नेताओं की गर्मजोशी बयान कर रही हैं। लेकिन तमाम गर्मजोशी के बाद पाकिस्तान से हमें एक बार फिर धोखा ही मिला। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तानी जांच टीम JIT की रिपोर्ट्स मीडिया में लीक हो गई हैं। इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं उससे एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर हुआ है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पठानकोट हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ये सब भारत की साजिश है। साथ ही पाकिस्तान भारत की NIA टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत भी नहीं देगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने बड़ी बेशर्मी से ये तक कह दिया कि इसी साजिश को छिपाने के लिए NIA अफसर तंजील अहमद की हत्या की गई। जाहिर है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। भारत में शीर्ष स्थानों पर बैठे लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान इस बात को कबूल कर लेगा कि पठानकोट या गुरदासपुर में उनका हाथ है, तो वो बिल्कुल ही यहाँ तो ख्याली दुनिया में रहते हैं या मानसिक रूप से पूरी तरह से पैदल है। पहले से ही पता है पाकिस्तान की जो टीम है वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बुलाई थी और वो जो से करना था उसने किया। जिन्होंने हमला कराया उनको ही बुला लिया कि तुम ही जांच कर लो, तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री जी के बीच में। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार कह रही है कि उसे पाकिस्तान की औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन पठानकोट पर पाकिस्तान की चाल से मोदी की डिप्लोमेसी सवालों के घेरे में आ गई है। आवाज अड्डा पर आज हम एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा करेंगे पाकिस्तान की चालबाजी से कैसे निपटेगा भारत। जी आवाज अड्डा पर आज यही 2 बड़े सवाल होंगे कि एक तरफ तो है पाकिस्तान की चालबाजी और दूसरी तरफ है हमारी विदेश नीति, क्या हम उसमें धोखा खा गए। और आवाज अड्डा पर इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव RP सिंह साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन साहब, पूर्व डिप्लोमेट पिनाक चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर, रक्षा एक्सपर्ट RS सिंह और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां के पूर्व गृह मंत्री रिटायर्ड जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। हैदर साहब, पहला सवाल तो आज पाकिस्तान ही जाएगा। वाजपेयी साहब आए आपके यहां दोस्ती का हाथ लेके और बदले में हमें मिला कारगिल। मोदी साहब आए फिर दोस्ती का हाथ लेके, बदले में मिला पठानकोट। और अब तो ये बड़ी बेशर्मी है कि आप कह रहे हैं, आपकी जांच एजेंसी कह रही है JIT कि ये भारत नहीं कराया है। ये वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो मैं उस वक्त गवर्नर था सिंध का, और ये जब इंटीरियर मिनिस्टर से पहले की बात है और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनकी तमाम तकरीबात में शरीक हुआ। बहुत अच्छा माहौल था, वो बहुत अच्छी नीयत के साथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे। और मेरे ख्याल से अब ये हमको तस्लीम करना चाहिए, कारगिल एक गलती थी और ये माजी है, उसको छोड़ के अभी हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, हालात को ठीक करने के लिए और आपस में ताल्लुकात ठीक करने के लिए। रहा पठानकोट का मामला, तो मेरे ख्याल से जो ही आपने कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़े सख्त ऑर्डर दिए, हमने अरेस्ट भी किया जिन लोगों का आपने नाम लिया था। लेकिन जाहिर है कि अदालतों में जाने के लिए और उसकी तौसीक करने के लिए, रेटिफाई करने के लिए शवाहिद चाहिए होते हैं, इसीलिए टीम वहां पर गई थी। अगर आपने उनको शवाहिद तसल्ली बख्श दिए हैं तो वो सरकारी तौर पर आपको इत्तला मिल जाएगी कि वो शवाहिद तसल्ली बख्श है या कुछ और एविडेंस चाहिए। पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है, आपको इस सिलसिले में थोड़ा सा। हैदर साहब, आपकी मीडिया में रिपोर्ट लीक हो जाती है, रिपोर्ट में जो बातें हैं वो सब उल्टी हैं कि भारत ने ये पूरी साजिश रखी, पाकिस्तान को बदनाम करने की बात है। इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट ऐसे तो लीक होती नहीं। देखिए, बात यह है कि आप इन पे टीवी की रिपोर्टों पे ना जाएं, ये बहुत सनसनी पैदा करते हैं और ये बहुत हाइप क्रिएट करते हैं। और नहीं, इसको नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते हैदर साहब। अरे साहब, पूरा हिंदुस्तान के मीडिया भी चीखता रहता है, तो कबूतर आ गया तो ऐसा ही नहीं ये कर दिया, और कोई कभी कुछ का कोई कहता है कश्ती आ गई फिर कश्ती नहीं निकलती। तो इस किस्म की बातें इंडिया के मीडिया में चलते हैं। हमें मीडिया के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सरकारी तौर पर जो आपको इत्तला मिलेगी वो मुसद्दिका होगी, वो अथॉन्टिक होगी, उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। पाकिस्तान आपसे कोऑपरेट करने को तैयार है, जिस तरह मैं देख रहा हूं। पिनाक साहब, अब ये भी वही बात हो गई कि आपने यहाँ पर रिपोर्ट भेजी, अभी भी कह रहे हैं कि कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, मीडिया की बातों पर ध्यान न दे, बातें सारी कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप ध्यान न दें। कैसे देखेंगे पाकिस्तान की इस चालबाजी को? देखिए, मैं एक बात तो मानता हूं कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा।
कि पाकिस्तान का ऑफिशियल रिपोर्ट क्या होता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें, भारत को तो बताना पड़ेगा कि हमारी तरफ से वो क्या समझते हैं। मुझे तो लगता है कि ये किसी एक मतलब मेंबर या अंदर से कोई लीक किया है किसी ने, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या रिएक्शन होता है। मैं मानता हूं कि ये इस पे पाकिस्तान का रवैया वही रहेगा जो पहले रह चुका है कि आपका सबूत मतलब ठोस नहीं है, आप हमें और सबूत दीजिए। जिस तरह से बंबई जो हमला हुआ था जब बंबई में, उसमें भी वो कहते रहे हैं कि हमारे कोर्ट नहीं मान रहे हैं और ठोस सबूत चाहिए। तो ये जो खेल है ये चलता रहेगा। पर भारत ने जो इनको मौका दिया है कि आप आके अच्छा आइए, बातचीत करिए, सबूत देखिए, जांच करिए, हमारे जांच एजेंसियों के साथ बैठिए, तो भारत ने तो पूरा मतलब अपना सहयोग किया है। अब ये देखना है कि अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में चला गया है। अब पाकिस्तान किस तरह से इसको खेलता है ये समझने की बात है, और ये दुनिया भी देखेगी कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, और दुनिया भी समझेगी कि पाकिस्तान कितना ऑनेस्ट है, सिंसियर है। मेरा तो ये मानना है फिलहाल एट दिस स्टेज। जी सुशांत, पाकिस्तान जिस तरह का रवैया अपनाता है, जिस तरह की बातें करता है और जिस तरह का उसका एक एटीट्यूड रहता है, क्या उनसे किसी भी इस तरह की अपेक्षा करना ही गलत है कि हम उन्हें बुलाएं कि आइए जांच कीजिए और बाद में जाके वो इस तरह की रिपोर्टें दें और वहां पर भी आप फिर टैक्टिक खेलते हुए वो रिपोर्ट्स आउट कर दें? देखिए, मैं दो तीन चीजें हैं। एक तो मेरे ख्याल भरोसा करना किसी के ऊपर नहीं चाहिए, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में, लेकिन जब तक दूसरी साइड जो है, दूसरा पक्ष आपके भरोसे का पात्र नहीं बनता, और शायद ये एक कोशिश थी कि वो भरोसे पे उतरेंगे या नहीं, और मैं मानता हूं कि वो नहीं उतरेंगे। और उसकी एक इंडिकेशन हमारे को इस रिपोर्ट के लीक होने से पहले तब मिल गई थी कि जब पाकिस्तान ने चीन के सामने गिड़गिड़ाया और चीन को प्रेशर किया कि भाई आप जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है उसको आप वो जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें उसकी निशानदेही ना होने दें। तो मेरे ख्याल उसी से हमारे को पता लग जाना चाहिए था कि पाकिस्तान कितनी संजीदगी से जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क के ऊपर या उसकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेगा। एक तो वो था। दूसरा, ये जो रिपोर्ट लीक हुई है, मेरे ख्याल इसकी अभी भी कंफर्मेशन जरूरी है कि क्या ये एक्चुअली JIT की रिपोर्ट है या एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, क्योंकि एक ही रिपोर्ट या उसी का जो मसौदा है वो 2 या 3 अखबारों में छपा है। उसी तरीके का जो झूठ है एक अखबार में दिया गया वही दूसरी अखबार में दिया गया। और जो जर्नलिस्ट है अक्सर जब इस तरीके की स्टोरी आती है तो आप एजेंसीज कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं, लेकिन बाईलाइन भी ली है जर्नलिस्टों ने, सूत्र एक ही है क्योंकि मसौदा एक ही है। और उसमें ये भी लिंकअप किया गया है कि ये जो अभी अधिकारी मारे गए हैं NIA के, तंजील अहमद, इनका भी कत्ल भारतीय किसी खुफिया एजेंसी की तरफ से हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत बड़ा खुफिया राज जो था इन्होंने पता लगा लिया था और इनको रास्ते से हटाना था। तो इस तरीके की बेबुनियाद और झूठी प्रचार जो है वो भी शुरू हो गया। लेकिन ये JIT के आने से पहले से चल रहा था कि भारत की तरफ से उनको रसाई नहीं दी जाएगी। अब रसाई अगर आप ये मांगे कि भाई हम आपको ऑपरेशंस रूम देखना है जो किसी एंगल से इस घटना के साथ कहीं पे जुड़ा हुआ नहीं था, तो वो तो रसाई आपको नहीं मिलनी थी। आपको वहां तक ही रसाई मिलनी थी जो रेलेवेंट था उस केस के लिए। अब उस पर अगर आप सवाल जवाब खड़े करना शुरू करें या शक और शुबहात पैदा करना शुरू करें तो फिर ऑब्वियस होता है कि आपकी मंशा और आपकी नीयत जो है वो क्या है। और मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा संजीदगी से इस केस को परस्यू किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी दिखाने के लिए ये थोड़ा बहुत नाटक किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि भाई हम संजीदगी से देख रहे हैं, लेकिन जैसे अभी मुझसे पहले कह रहे थे कि वो एविडेंस नहीं मिला, पर्याप्त नहीं था, और चाहिए। और फिर उसी जंगल वो जो जंजाल है उसमें इस बात को फंसा करके
ये केस अपनी नेचुरल डेथ मरेगा जैसे बाकी सारे केस मरे। सुहासिनी, ये बताइए कि अगर पाकिस्तान में इस तरह की रिपोर्ट्स लीक हो भी गई हैं और पाकिस्तान से हमारे जो मेहमान वो कह भी रहे हैं कि आप मीडिया की रिपोर्ट्स पर ध्यान ना दें, तो क्यों ना, जब इतनी संजीदा बात है तो पाकिस्तान की सरकार आगे आके कोई एक स्टेटमेंट देती है कि आप रिपोर्ट्स पे फिलहाल ध्यान ना दें, हम आपको रिपोर्ट देंगे, वही असली रिपोर्ट होगी या वही एक वाजिब रिपोर्ट होगी, इनको नजरअंदाज कीजिए या कुछ भी एक स्टेटमेंट तो दे। वो तो चुप बैठी है। बिल्कुल, यहाँ इंडिया में शायद लोगों को इल्म नहीं है वहाँ पाकिस्तान में कि किस तरह से इस रिपोर्ट को देखा जा रहा है। ये जो पाकिस्तान टुडे है ये शायद एक डेली है वहाँ पाकिस्तान में, शायद इतने लोग इसको पढ़ते ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि इनके पास इतनी ठोस फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, तो लगता है कि उनके पास कोई मतलब इन्फॉर्मेशन आई होगी, कोई पुष्टि होगी उस इन्फॉर्मेशन की जिसके मुताबिक वो ये स्टोरी लिख रहे हैं। लेकिन मैं सुशांत से इत्तेफाक रखती हूँ कि शायद ये किसी तरह का ट्रायल बलून है देखने के लिए कि इंडिया में किस तरह का रिएक्शन होगा इसके साथ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन यहाँ इंडिया में हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। या तो हम गवर्नमेंट जो कह रहा है उसको समझें और उसके पीछे लग जाएं कि गवर्नमेंट ने ये अपना डिसीजन लिया है कि ये पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। हालांकि पठानकोट का अटैक हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट ये जताना चाहता है कि वो अपनी पाकिस्तान पॉलिसी से नहीं हट रहा है। या तो हम ये समझ लें, या हम अपनी गवर्नमेंट को हमें फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्यों है कि पठानकोट अटैक हुए बजाय कि हम टॉक्स को रोक लें, अभी थोड़ा सोच समझ के आगे कदम लें। हमने पहले कहा कि ठीक है हम फिर भी वार्ता रखेंगे, उसके बाद कहा एनआईए की टीम आ रही है, इतनी जल्दबाजी की हमने टीम के साथ कि उन्होंने एक लेटर रोगेटरी भी नहीं फाइल किया था। हमने कहा कोई हर्ज नहीं है, आप पहुंच जाइए। उसके बाद उस टीम को आपने देखा जैसे उनको वहां पठानकोट एयरबेस ले गए, काफी आलोचना उसकी हुई थी। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये क्वेश्चनिंग जो था वो पहले होना चाहिए था। क्यों था कि एक पाकिस्तान जेआईटी टीम को यहां पर भेजा, बजाय इसके हमने पूछा भी नहीं कि क्या कोई ठोस अश्योरेंस है कि इंडियन साइड से एनआईए को वही परमिशन मिलेगी, वही एक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, और रिपोर्ट में तो निकल कर आ रहा है सुहासिनी, अगर हम रिपोर्ट उनके पास कोई रिटर्न अश्योरेंस मिला है या नहीं। रिपोर्ट्स पे अगर सुने तो वहां पर तो ये भी छपा है कि भारतीय टीम को उधर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अगर रिपोर्ट की बात माने जो पेपरों में छप रही है। आरपी सिंह साहब, जो सवाल आ रहे हैं वाकई कि क्या हमने पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं दिखा दिया? ही क्यों, यही मैं पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल सिंह साहब, मैं कहना चाह रही हूं कि हम अगर इस पोजीशन में फंस गए हैं तो हम फंसे ही क्यों, हमने सोचा क्यों नहीं इससे पहले? जी आरपी सिंह साहब। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि ये सरकार की किसी भी प्रॉपर एजेंसी के थ्रू नहीं आई, कोई ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पाकिस्तान, ना पाकिस्तान सरकार की ओर से आएंगी। ये किसी एक मीडिया हाउस में कोई, हमारे यहाँ भी ऐसे कई अखबार हैं, कई मैगजीन है, अपनी तरफ से अटकलें लगाते हैं, वैसे अटकलें। पर इसमें ये नहीं है कि इसमें मैं पाकिस्तान को ऑब्जॉल्व कर रहा हूँ। अगर उन्होंने कोई ट्रायल बलून उड़ाया है तो उसका भी जवाब बड़ा स्पष्ट सुन लें। इसका बड़ा स्पष्ट जवाब ये है कि अब बॉल आपके कोर्ट में, फैसला आपने करना है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना था। टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चलेंगे, बड़ी स्पष्ट है। टेरर के इश्यूज पे आपको एक्ट करना पड़ेगा, ये बड़ा स्पष्ट है। बातचीत ट्राई पार्टी नहीं होगी, ये बड़ा स्पष्ट है। बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी, तीसरी कोई पार्टी बीच में होगी नहीं। इसकी ये कुछ क्लियर पैरामीटर्स हैं, इसके बीच में सब कुछ मंजूर है, जो करें। परंतु मैं जो रिपोर्ट आई है इसके सिर पे मैं कोई बहुत बड़ा इसमें कमेंट करना चाहता। ये जो अभी सुशांत कह रहे थे ट्रायल बलून हो सकता है, और मैं इसको मानता हूं। रिपोर्ट की बात भी नहीं कर रहा, रिपोर्ट की भी बात नहीं है। बात यह है कि आपने पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा यहाँ पर गुंजाइश छोड़ दी उनके लिए। आप इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं, जबकि कभी भरोसे के लायक रहे नहीं, लेकिन इस बार इतना ज्यादा आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे। आप पठानकोट होने के बाद भी उनको बुला रहे हैं, उनकी टीम भी आ रही है जांच करने, और फिर अब इस तरह के वाकये। कम से कम सरकार एक बयान तो देती कि इन रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कीजिए, उसकी संजीदगी को समझते हुए। पाकिस्तान सरकार की बात कह रहा हूं मैं।
पहली बात, हमने कोई उनसे बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू किया। ये जितना मामला है टेरर को रिलेटेड है, इससे आगे कुछ नहीं है। आप टेरर से रिलेटेड इश्यूज पे काम करेंगे तो हमारा सहयोग है, हमसे आगे बातचीत हो सकती है। और आज समझिए, आज हम पे प्रेशर नहीं है, आज प्रेशर पाकिस्तान पर है। उनको दुनिया को जवाब देना है, हमको नहीं देना जवाब। वो वापस जाकर गिड़ाएंगे या कुछ करें, उनको जवाब। मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने वहां उनके मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंचे। अभूतपूर्व घटना अपने आप में एक, और कोई बुराई नहीं है, हम स्वागत करते हैं इस चीज का। आपको रिश्ते सुधारने होंगे, लेकिन आप उन्हें इतनी गुंजाइश न छोड़ दें उनके लिए कि उनको लगे कि ये तो अब शायद हमारे लिए पूरी डील दे दी है। आपको लगता है कहां गुंजाइश छोड़ी? आज से पहले पाकिस्तान ने कभी माना या कबूला कि हमारे यहाँ से टेरर अटैक जनरेट हुए हैं? इससे पहले तो कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं। ये जो उनके यहाँ से टीम आ रही है, तो आज भी नहीं है। ये रिपोर्ट जो आ रही है, अब आप रिपोर्ट पे क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, कबूला तो आज भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं आपने हमला करवा दिया। मैं रिपोर्ट को नहीं, आप रिपोर्ट को मान लीजिए, मैं रिपोर्ट को नहीं मानता जी। हाँ, पाकिस्तान सरकार ये बोले तो माने, फिर उसको मैं रिएक्शन जरूर करूंगा जी। मैं रिपोर्ट को नहीं मानता, परंतु जो मैं वापस कह रहा हूँ जी, वो उनके यहाँ से टीम आना, यहाँ पे जांच करना, ये अपने में कबूलने के बराबर है। ये तो आज तक तो कहते हैं हमारे से कुछ हुआ ही नहीं। आज तक उन्होंने कभी ये काम नहीं कि हम जांच करना चाहते हैं। वो ये अपने आप में ही कबूलने के बराबर है कि उनकी टीम यहाँ कर आकर जांच करने की बातें हुई। जी रागिनी बोलिए। बोलिए रागिनी जी, बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है मुझे कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। जहां तक मुझे याद है, चुनाव में तो 56 इंच का सीना और शेर की दहाड़ ये कहती थी कि हम पाकिस्तान से बॉल वापस अपने कोर्ट में ले आएंगे, पाकिस्तान को अंगूठे के नीचे दबा के रखेंगे, अपनी डिप्लोमेसी, आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का खात्मा करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि एक तरफ तो चोरी और सीनाजोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण आज पाकिस्तान की जेआईटी की रिपोर्ट ने हमें दिया है, और न सिर्फ भारत के सामने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने पाकिस्तान के दोहरे मापदंड आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद को लेकर ही पाकिस्तान के दोगले चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब किया है। पर वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे के ऊपर ही केवल आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मोदी सरकार की अपेक्षा कि एक आतंकवाद का आरोपी देश भारत यानी कि पीड़ित देश में आकर अपने ही आरोपों की जांच पड़ताल करके खुद को अभियुक्त घोषित करेगा, ये कूटनीतिज्ञ तौर पर और विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण निर्णय था। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, लेटर रोगेटरी की यहां पर बात हुई, बहुत सही सवाल सुहासिनी जी ने उठाया। लेटर रोगेटरी यदि पाकिस्तान ने नहीं जारी किया था तो इसका मतलब है कि जो एविडेंस मिलेगा उसकी जुडिशियल कोई महत्वता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, कमिसिबिलिटी नहीं रहेगी। तीसरी बात, मैं ये भी जानना चाहती हूं कि आज तक पाकिस्तान के प्रति जो विदेश नीति रही वो स्पष्ट तौर से स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में कोई भी दीवार खड़ी नहीं करती थी। यहां पर जेआईटी में एक आईएसआई के अधिकारी के आने से वो दीवार भी ढह गई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मान लिया गया है कि पाकिस्तानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है पठानकोट के आतंकवाद से। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जिससे एक तरफ तो ये पता लगता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि कोई छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा, आगे मत जाइएगा, जवाब देना चाहते हैं। पाकिस्तान से भारत में घुसे थे, वही दूसरी तरफ, एक मिनट में पूरा कर लूं, 10 सेकंड और एक छोटी, बहुत दूसरी तरफ भाषण नहीं दे रहे, डिबेट में है, जुर्रत हो पाई कि ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये ड्रामा खुद ही किया है, यानी कि भारत ने अपने ही एयरबेस पर अपने ही सैनिकों को खुद मार डाला। इससे ज्यादा भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय जनता का और भारतीय सैनिकों का अपमान नहीं हो सकता है। आरपी सिंह जी, अपने देश के लोग अगर भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते तो कहा जाता है कि उनका सर काट दिया जाएगा, लेकिन 10 सर काटने की बात का वादा करने वाले लोग आज उसी भारत माता की संप्रभुता और अखंडता पर आतंकवादी प्रहार करने वालों को रेड कार्पेट वेलकम देकर बुलाते हैं। ये इस रिपोर्ट मैं रागनी की अज्ञानता पर आज, लेकिन आपकी साड़ी, शॉल, बर्थडे डिप्लोमेसी पर लगातार सवाल उठते रहे। आपकी अज्ञानता पर मैं आश्चर्य प्रकट कर सकता हूं। सिर्फ आपकी जो अज्ञानता है इतिहास की और पूरी
चीजों को फॉलोअप तरीके से आश्चर्य प्रकट करता हूं। मैं माफी चाहता हूं, यहां पर जब आप सत्ता में थे तब भी आपकी कूटनीति दिखती थी। जब आप शर्मल शेख में जाकर आप देश के प्रधानमंत्री घुटने टेक है और ये बोले नहीं शायद पाकिस्तान भी बेचारा देश है, यहाँ पर भी अरे अब देखो रागी में आपने बोला मैं बोला नहीं, रागी में बोला नहीं, उसके बाद यूं ही नहीं अरे वही नहीं, जब आप विपक्ष में आते हैं, अरे सुनिए कमाल हो गई, जब आप विपक्ष में हैं तब भी आप उससे आगे हटते नहीं है। आप यहाँ तो सलमान खुर्शीद जाकर कहते हैं आपकी शांति के दूत। चलिए यहाँ पे हम सिंह साहब के पास जाएंगे। आरएन सिंह साहब आपके पास मुझसे बात आरपी सिंह साहब घुटने टेकते देखकर वहाँ जाकर सोनिया गांधी का नवाज शरीफ के सामने जाकर हाथ जोड़ते। आरपी सिंह साहब राजनीतिक एक मिनट रुकिए। आरएन सिंह साहब रक्षा एक्सपर्ट है हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊंगा। सिंह साहब जब जेआईटी जांच कर रही थी हिंदुस्तान के अंदर तो शुरुआती जो सूत्रों से खबर मिली, एनआईए से खबर मिली, वो खबरें ये थी, एक मिनट सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट, वो खबरें ये थी पाकिस्तान की जो टीम है वो मान रही है कि भारत पे जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ उनकी धरती का इस्तेमाल हुआ। सिंह साहब एक मिनट, आरपी सिंह साहब एक मिनट, कृपा करनी हमें सुनने नहीं, आप उनका बोले हमें बोले। एक मिनट रुकिए, आपको मौका मिलेगा। एक मिनट रुकिए। आरएन सिंह साहब मेरा सवाल आपसे है कि जब पाकिस्तान की टीम जांच कर रही थी, खबर आती है कि वो मान रही चीजें, लेकिन अब जब टीम जा चुकी है, जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल उल्टी है। क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है? सुनिए मैं वापस कह रहा हूँ, मैं इस रिपोर्ट को खारिज करता हूँ जब तक यह रिपोर्ट वहाँ की सरकार नहीं कहती। मैं इस रिपोर्ट को मानता नहीं, वहाँ की सरकार बोले तो वहाँ की सरकार ये भी नहीं कह रही आरपी सिंह साहब की रिपोर्ट गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बड़ी बात है इस तरह की रिपोर्ट का खुलासा होना। किया है क्या इस लीक को खारिज किया है औपचारिक रूप से पाकिस्तान की सरकार ने? और किसी एक मीडिया में नहीं, वहाँ के कई अखबारों में छपा है, टीवी में आया है। डिबेट करेंगे ना, या आपकी हाइपोथेटिकल अजम्पशंस के हिसाब से आज डिबेट करेंगे? आप भूल गए इतना क्यों? आप चिल्लाने के बजाय जरा आप शांत होकर बैठकर क्या मैं बोल सकता हूँ? आरएन सिंह साहब, आरएन सिंह साहब आप जवाब आगे बढ़ाएं। आरएन सिंह साहब आप जवाब दें। एडिटर सर बोलिए। आरएन सिंह साहब बोले। आरपी सिंह साहब आरपी सिंह साहब आपका मौका आएगा, आप बोलेंगे। आरएन जी को बोलने दीजिए। क्या कहा आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए। रागिनी और आरपी सिंह साहब आप दोनों रुकेंगे, आरएन सिंह साहब आप बोलेंगे। ये कांग्रेस का स्टैंड है। मैडम जी बोलिए आप। 26/11 आरएसएस निकला है जी। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बात सवाल देश का है। कांग्रेस की नीति ना बीजेपी की नीति, सवाल देश का है, देश की रक्षा का है, देश का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस रिपोर्ट को खारिज करता हूं, जैसे 26/11 को। आरपी सिंह साहब बोलने दीजिए मुझे। देखिए ऐसा है कि देखिए ये मामला जो है ये मोहब्बत और बेवफाई का नहीं है, ये मामला सबूतों का भी नहीं है। ये मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि ये जो भी कार्रवाई जो हो रही थी वो इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए हो रही थी, और जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी कुछ होती है वो मान लीजिए वो सारा इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए होता है। इसके 3 पहलू हैं। एक, जब ये प्रोब चल रहा था तो मैं आप ही के सिस्टर चैनल पे था और मैंने 3 बातें कही थी कि मैं वेट कर रहा था कि इसका एक्सटर्नल रैमिफिकेशंस क्या होता है और पाकिस्तान के अंदर इंटरनल रैमिफिकेशंस क्या होता है। और आपको एक्सटर्नल रैमिफिकेशंस पहले बता दूं कि एक रैमिफिकेशन इसका सबसे पहले हुआ जबकि जादव वाला मुद्दा उठाया गया। अब गिलगिट बाल्टिस्तान के एक कांग्रेस के लीडर हैं, उनका नाम हसनन है, उन्होंने कहा कि ये इशू जो था ये इंडिया के बारे में नहीं था, ये जादव वाला इशू ये ईरान के बारे में था, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया के रिश्तों के बीच में जो दरार आई हो और जो जियो पॉलिटिकल फ्लक्स हुआ है उसमें वो एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा है। और ये फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं यहाँ पे, वो जानते हैं कि किस तरीके से अभी वहाँ एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है नदन थंडर सऊदी अरेबिया में, और जिसमें बड़ा अहम रोल पाकिस्तान ने किया है। दूसरा असर, इसका डायरेक्ट असर आपको देखने को मिला आपको न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में।
और जिसमें कि ये कहा गया कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स सेफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो जिहादियों के पास जा सकती है, ISIS के पास वो जा सकती है। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर में देखिए क्या हुआ। जब ये सारी प्रतिक्रिया चल रही थी तो वहां के इकबाल पार्क में एक अटैक हुआ, और अटैक किसने किया? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पंजाब सूबे में कोई वर्चस्व नहीं था, लेकिन आज आप देखें कि अगर पूरे पाकिस्तान का अगर आप मैप ले लें तो कराची में देखिए वहां इनडायरेक्टली मिलिट्री रूल कर रही है। आपको फाटा में वो ज़रबे अज़्म चल रहा है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहे हैं। तो एक ये सूबा जो कि मेन हार्ट है पाकिस्तान का, कैसे देखें इन सारी घटनाओं को? नहीं, तो मैं देखिए, मैं इसका एक बहुत बड़ा ये हुआ है कि नवाज शरीफ हमेशा कहते थे कि एक सीक्वेंस में चलो, लेकिन पंजाब पर इतनी जल्दी मत आ जाना। तो अभी आपको ये आपके फॉर्मर इंटरनल ये होम मिनिस्टर बैठे हुए, इंटीरियर मिनिस्टर जी, तो मैं आपको बता दूं कि इन सब का एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ है कि आज पाकिस्तान को, मिलिट्री को मैंने इतना स्ट्रेच नहीं देखा है, इतना पाकिस्तान को अंदर से मैंने खोखला होते नहीं देखा है। वो बुखलाहट करा रही है। और मैं बता दूं कि ये पहली बार, मैंने किताब लिखी है पाकिस्तान पे, मैं जितना ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब जानते होंगे, थोड़ा उनसे मैं कम जानता हूंगा, लेकिन पाकिस्तान को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। आप अगर वो रियली में वो अगर रियलिस्ट हैं और वो ऑनेस्ट हैं तो आपको बताएंगे आज पाकिस्तान बिल्कुल टूटने की कगार पे खड़ा है। तो इसको मोहब्बत और बेवफाई और स्टेट टू स्टेट, आप किस स्टेट से डील कर रहे हैं भाई? जिस स्टेट का जो आर्मी चीफ है वो डील करता है अमेरिका से, मलिया लोधी के पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं रह गया है। नहीं, वो कभी भी नहीं था भरोसे के लायक। तो तभी तो मैंने कहा कि ये सारी बातें मोहब्बत, बेवफाई, सबूत, कोर्ट, अरे वो तो उस देश के लिए लागू होता है जो कि एक फंक्शनल स्टेट हो। पाकिस्तान इज नो मोर ए फंक्शनल स्टेट। क्या माने कि अब आपके देश के अंदर ही कोई एक, मतलब नवाज शरीफ साहब से मुखौटा रह गए, बाकी ना उनकी चल रही है, सेना का अपना तरीका, ISI का अपना तरीका है, कोई मतलब ही नहीं है हम आपसे बातचीत करें? और बहुत बायस असेसमेंट है। पाकिस्तान एक फंक्शनल स्टेट है। पाकिस्तान की दुनिया कैपिटल में इज्जत बढ़ रही है। पाकिस्तान जो टेररिज्म के खिलाफ बादी से जंग अपने इलाके में कर रहा है, जो अफगानिस्तान का शाखसाना है और वहां पर जो गड़बड़ रही है जिसका असरात हम पर पड़े हैं, उससे हम निपट रहे हैं। और हमने ये बहुत मजबूती से अज़म किया, सियासतदानों ने और फौज की लीडरशिप ने, कि पाकिस्तान से टेररिज्म को उखाड़ के फेंकेंगे। और इस मकसद के लिए फौज कुर्बानियां दे रही है, उनकी कैजुअल्टी हो रही है। हैदर साहब, ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं और वो भी दिक्कत है, वो अलग बात है, लेकिन जहां तक आपके देश के अंदर कंट्रोल की बात है कि नवाज शरीफ सरकार चला रहे हैं, आपकी ISI चला रही है, आपकी सेना चला रही है? बिल्कुल सेना नहीं चला रही, हमारी सियासी हुकूमतें चला रही हैं और फौज और वो एक पेज पर हैं और मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अब रही बात एतमाद की, हमें हिंदुस्तान पे क्यों एतमाद हो जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पे अमल नहीं करता, जो किसी बात को नहीं सुनता? और नहीं, आपका जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के बारे में क्या कहना है? ठाकरे बोलता है कि हाँ पाकिस्तान तोड़ने में हमने हिस्सा लिया, हम कैसे आप पे मुक्ति बानी खड़ी करें और आपने बंगाल को लाने किया? नहीं, देखिए मुक्ति बानी में रहेंगे तो ये तो बात ही कभी खत्म नहीं हो पाएगी। मेरी बात, आप इतने सिंसियरली जिहाद की लड़ाई, जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बताइए कि आपका जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के बारे में आप क्या आपका टेक है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? क्या ये जिहादी तंजीमें हैं? देखिए, क्या लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जिहादी तंजीमें हैं?
लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जो है उनका ज्यादातर काम मकबूजा कश्मीर में था और वो वहां जाते थे। आपको पता है। देखिए आपका फ्रॉड पूरा दुनिया, मैं नहीं कह रहा हूं, आई हैव एक्सपोज्ड यू, थैंक यू, माय जॉब इज डन, दिस इज द फेस ऑफ पाकिस्तान। और आप कहते हैं सबूत की बात करो। आप जुल्म करेंगे कश्मीर के वहां पर लोगों पर, तो जाहिर है कि यहाँ पर जज्बात आपने कबूल करा लिया। नहीं, मैंने तो आप इनसे पूछिए, तो आप इनसे पूछिए। ये देखो, ये पठानों को केवल सूली पे नहीं चढ़ा सकते। आपने 61 लोगों को फांसी की सजा दी है, वो ज्यादातर पठान थे। और अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने क्या किया है कि अब वो पंजाब पहुंच गया है और ये पूरे पठानकोट जांच का ये सबसे बड़ा रेमिफिकेशन हुआ है। और देखो आपके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अब पंजाब को भी नहीं बचा सकते। जिस दिन पंजाब खत्म हुआ, आपका पाकिस्तान उस दिन खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। कल भूषण पकड़ा गया, यही काम कर रहा था वो, पाकिस्तान में झगड़े कराने का, हथियार देने का, पैसे देने का, कि पाकिस्तान में तबाही मचाओ, ये काम कर रहे हैं। दोस्ती है। कोई सिद्ध नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे थे। बेकार की बात यहाँ ना हो, कोई सिद्ध नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे थे। ऐसे इल्जामात एक दोनों देश दूसरे पे लगाते रहते हैं, लेकिन जो हम बात उठा रहे हैं कि आपके यहाँ से हमला होता है, फिर आपकी टीम को भी हमने बुलाया, लेकिन उल्टी खबरें छप रही हैं। ये दुनिया के सामने सब सबूत पेश किया जाएगा, क्या आप कर रहे हैं, कहते क्या है। मुंबई हमलों में सबूत मांगते मांगते आज इतने वक्त गुजर गया, कुछ नहीं हुआ आपके यहाँ से। अजहर महमूद आपका खुला घूमता है, सबूत की बात मत करो। आपकी धरती से जो है वो अभी भी आतंकवाद रोज निकल रहा है। अब ये अलग बात है कि आप खुद उसके शिकार बन गए। काम में मसरूफ है दिन रात यार। अफगानिस्तान में बैठ के हथियार भेजते हो, बारूद भेजते हो, पैसा भेजते हो, पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाते हो, कराची में गड़बड़ फैलाते हो। ये सारी बातें हमको भी मालूम है। ये मतलब इतने आप शरीफ नहीं बने कि आप तमाम शरीफ लोग वहां इकट्ठे हो गए। और हम भी आपसे यही कहेंगे, जैसा आप कहते हैं कि आप हमारे लिए सबूत लेकर आए, तब ये सारी बातें आगे चलेंगी, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है उस पर बात करें। ये बताइए। अब देखिए, ये तो उल्टा इजराइल को डांटे वाली बात हो गई है। हैदर जी, आप किस तरीके की अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। 61 लोगों को आपने फांसी में लटकाया है, उसमें हिंदुस्तान के भेजे हुए कितने लोग हैं और पंजाबी कितने हैं? तुर्बुजी से ये आपके लाहौर अटैक के बाद मुझे मालूम है आपके दहशतगर्द बहुत कर गए ताकि वहां पर मिलिट्री का। आरपी सिंह साहब, जो इस तरह के पाकिस्तान से आरोप आते रहते हैं, जो बात अभी भी हो रही है, यही बात तो हम करना चाह रहे हैं कि आप कितनी भी बात कर लें, आप कितनी भी दोस्ती कर लें, लेकिन शायद अंदर की भावना कभी बदलने नहीं वाली है। देखिए, अंदर की भावना बदलने बदले आज अगर पाकिस्तान टेरर जो आज पूरे जो उनके टेररिज्म का जो मामला हो रहा है, जो अभी ये कबूल कर रहे थे, अगर इस पे एक्शन नहीं लेगा तो रास्ते बंद होंगे पाकिस्तान के लिए। ये पहली बार है कि पाकिस्तान को शीशा दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान को कहा जा रहा है भैया आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेने के बिना और कोई रास्ता है नहीं, और नहीं तो आप दुनिया के सामने एक्सपोज होंगे और हमारे लिए भी फिर सारे रास्ते खुले हैं, ये नहीं हमारे रास्ते बंद हैं। और मैं एक बीच में बात रहेगी, राजनी बहन को बताना देना चाहता हूं, यहाँ पे कोई फौज का हो जाए, आरएसएस से क्या थोड़ा इजाफा कर देंगे। आज आर्मी के हाथ खुले हैं, 56 इंच की छाती वहां लगी है, एक के बदले 10 मरते हैं, कृपा कर जरा उनके जो अखबार छपते हैं डॉन या बाकी अखबार छपते हैं पलटिया करो, ताकि जानकारी मिल जाए आपको कि अगर हमारे यहाँ एक फौजी के हलाक होता है तो उनके 10 हलाक किए जाते हैं, और पूरी छूट है फौज को। और मैं वापस कह रहा हूँ, ये हम लोग को चंडू खाने की खबर पे नहीं रख चलेंगे कि वैसे ही है जैसे दिग्विजय सिंह ने यहाँ पे कह दिया था, पठानकोट में क्या हुआ? नहीं, पठानकोट में क्या हुआ? पठानकोट में भी हमने उनको न्याय दिया। 3 लोगों ने आपको 4 दिन तक परेशानी में डाल दिया। सर ये कोई 4 दिन में हमने उनको एक जगह रखा ना, ये थोड़ा उनको बढ़ने दिया। वो आउटस्कर्ट्स में, एयरपोर्ट के आउटस्कर्ट्स में क्वार्टर में उनको नैप किया। ये इनके यहाँ से लगातार चल रहा है, ये कोई नया हो रहा है, पर ये चलेगा उसका। उससे भी ऊपर का सवाल कि पठानकोट तक आ कैसे गए? रास्ते ये जो पूरा बॉर्डर कोई सील बॉर्डर नहीं है, ये समझिए। ये मुझे इस पे लगता है आपका ज्ञान पूरा नहीं है, जो आपके एक्सपर्ट है समझिए आप, ये कोई सील बॉर्डर नहीं है। आपने पूछा आ कैसे गए, और ये आज से नहीं आ रहे, और ये आ रहे हैं इसलिए वापस रिएक्शन हो रहा है। होता है, बहुत कुछ होता है, ये ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं।
नहीं, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आ कैसे गए, ये कोई आ जा रहे, कोई बॉर्डर पूरा जवाब देना चाहूंगी, खुला बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, वहां से लोग रागिनी कुछ कहना चाहती हैं? बहुत आसान है ऐसा कह देना कि बॉर्डर खुली हुई है, कोई भी आ सकता है। रागिनी, विपिन जी, मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा, ये गंभीर आत्मविश्लेषण का क्षण है भारत की सरकार के लिए। पहले तो मैं कह दूं कि हैदर साहब भी किसी मुगालफत में जी रहे हैं। जिस अमन, चैन, शांति और मजबूती की बात कर रहे हैं, उसका खुलासा तो पूरे देश के सामने, पूरे देश ही, भारत और पाकिस्तान के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने हो चुका है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं ना कहीं बलूचिस्तान भी है। जो आरोप उन्होंने लगाए, मैं उसको बिल्कुल अनर्गल मानती हूं। और एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से औपचारिक नीतियां और टिप्पणियां भी पाकिस्तान की सरकार की आती रही हैं, चाहे वो 26/11 का मसला हो, दीनानगर का मसला हो, उधमपुर का मसला हो या पठानकोट की जेआईटी हो, मुझे नहीं लगता कि जब औपचारिक बयान भी आएगा तो इस रिपोर्ट से कुछ बहुत ही भिन्न बात उसमें आने वाली है। अब मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी आरपी सिंह जी की बातों का। आप देखिए, जिस आतंकवाद को हम कश्मीर तक सीमित मानते थे, आज उसने अपने पांव पंजाब तक पसार लिए हैं। नेपाल के साथ हमारी विदेश नीति का अंजाम है कि उसकी नजदीकियां चीन के साथ बढ़ गई। और चीन की बात तो ये करिए, मुझे बोल लेने दीजिए। बोलने दीजिए, पूरा कर लूं। मैंने आपकी बात को सुना। मुंबई याद दिला रहा हूँ, पुणे याद दिला रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। ये जो भाई साहब 20 सेकंड मुझे दीजिए, फिर आप बोलिए, बीच में नहीं। तो रागनी राय से बाहर आई है, ये पूरी जानकारी के साथ साझा करिए ना। आप सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट का बोलती हैं। विपिन, मैं बोल सकती हूँ क्या? जी बोलिए, सिंह साहब को बोलने दे। सिंह साहब बोलने दे। आपके वक्त आप बोल रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को हमारे विरोध के बावजूद सैन्य मदद दे रहा है, लड़ाकू विमान दे रहा है, ये आप जानते होंगे। चीन की बात करें तो उन्होंने तो मौलाना मसूद अजहर को यूएन की उग्रवादी लिस्ट में, आतंकवादी लिस्ट में शामिल होने से ही भी बचा लिया। अपने आसपास की विदेश नीति पर जरा सच में गंभीर नजर डालिए। आप देखिए कि आप किस तरीके से इस देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इतना भरोसा आपने किया और मुंह की खाई। हुआ ये कि आज हमारे ही देश में आकर हम पर ही आरोप लगाया जा रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी पूरी तरीके से फेल हो रही है। भारत को, भारत की जनता को अंधकार में रखकर, विदेश मंत्री के कार्यभार को खुद संभालकर अभी आउट ऑफ द बॉक्स जितनी भी थिंकिंग मोदी जी ने की है, तो उसका उलटवार भारत पर ही पड़ा है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती है। इसी पॉइंट पे मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आकर यही सवाल उठाएंगे कि क्या भारत की डिप्लोमेसी, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। बात चीन की हो, बात नेपाल की हो, बात पाकिस्तान की हो, हमको एक बार फिर देखना पड़ेगा कि डिप्लोमेसी क्या सही रास्ते पर जा रही है, क्या ये फोटो ऑप तो ज्यादा नहीं हो रहा है, क्या ये वाकई में हमारे रिश्तों को और हमारी इस दुनिया के अंदर जो हमारी पोजीशन है उसको बेहतर कर रही है या कमजोर कर रही है। सारे सवाल होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, तो आज आवाज अड्डा पर यही चर्चा हो रही कि क्या भारत की डिप्लोमेसी थोड़ा सा अपनी जगह से आगे पीछे हो रही है, क्या हम पाकिस्तान से धोखा खा गए हैं, क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ उस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं जो देश के लिए ज्यादा ताकतवर हो। इसी पर हो रही है आज आवाज अड्डा में खास चर्चा। आरपी सिंह बीजेपी के, रागिनी नायक कांग्रेस की, सुशांत सरीन सामरिक विश्लेषक, पिनाक चक्रवर्ती पूर्व डिप्लोमेट, सुहासिनी हैदर वरिष्ठ पत्रकार, आर्यन सिंह रक्षा एक्सपर्ट और मोइनुद्दीन हैदर पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत सरीन, आपके पास आता हूं क्योंकि बड़ा सवाल इन पूरी बातों में, घटनाओं में, एक मिनट आरपी सिंह साहब, एक मिनट, इन सारी घटनाओं में ये निकल कर आ रहा है कि क्या भारत को अब एक बार फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी डिप्लोमेसी को देखने की जरूरत है? सरीन साहब, वैसे आज आपके प्रोग्राम में आवाज अड्डा में आवाज ज्यादा है और अड्डे वाला माहौल थोड़ा। जी बिल्कुल, आप इसे अड्डा बना दें, आवाज कम होगी। कोशिश तो ये है, अगर कोई बोलने देगा तो, अगर जरूर रहेगी तो फिर अड्डा तो नहीं बन पाएगा। लेकिन
देखिए, एक दो चीजें मैं जरा पहले वजाहत कर दूं जो पहले बोली गई हैं। एक तो रागिनी जी कह रही थी कि पाकिस्तान का अब इतना दुस्साहस हो गया है कि वो भारत के ऊपर, अपने ही देश के ऊपर हमला करने का इल्जाम लगा रहा है। तो इनको ये भी याद होगा कि इन्हीं के पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता AR अंतुले, दिग्विजय सिंह, वो कई ऐसे समारोह या उनके खुद भी वक्तव्य ऐसे थे कि जब 26/11 के हमले हुए तो उन्होंने ये कहा कि ये तो संघ परिवार या किसी और ने करवाया है। तो हम वो भी माहौल देख चुके हैं और उस तरीके की राजनीतिक उठापटक से अगर गुरेज किया जाए तो सुशांत जी, भारत की सरकार भारत पर ही हमला करवा रही है, इस तरीके। अच्छा मैडम, आप बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुकी है, जरा थोड़ा चुप करके सुनिए, थोड़ा हौसला पैदा करिए, आप थोड़ा आप हौसला पैदा करिए तो सुन लीजिए। इतना चीखने की जरूरत नहीं है, आपको इससे कोई ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जहां तक फॉरेन पॉलिसी का मामला है, सिंह साहब रागिनी बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, सिंह साहब रागिनी आप दोनों के पास, सुशांत जी को बोलने दीजिए। ये कहा है कि भारत अपने आप पर हमला करा रहा है। सुशांत जी बोलिए आप चीखते रहे तो सुशांत जी आप बोलिए। अब सिंह साहब रागिनी प्लीज। आप इस पूरे रीजन में शांति ला सकते हो, आप भूल गई रागिनी। चलिए सुशांत जी बोलिए। देखिए, जहां तक आपका जो बेसिक सवाल था कि जो फॉरेन पॉलिसी में क्या आपकी कुछ खामियां रह गई हैं, लग तो ये रहा है कि जरूर रह गई हैं। कुछ शायद उसमें सारा सरकार के ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता। नई सरकार आती है, नई तरीके से काम करने की कोशिश करती है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को लेकर के जो नई पहल करने की कोशिश की, वो कोई नई पहल नहीं थी, तमाम सरकारें कर चुकी हैं और तमाम सरकारों को मुंह की खानी पड़ी है। तो इस बार ऐसा क्या अलग होना था, मुझे तो नजर नहीं आता कि कुछ भी बदलाव नहीं आया, ना पाकिस्तान का भारत की तरफ रवैये में। और अभी हैदर साहब जो बहुत दुहाई दे रहे थे 1971 की, तो 50 के दशक से तो पाकिस्तान की तरफ से कभी नागा रिबेलियन को प्रमोट किया गया और फीजो और बाकी सारे जितने लोग थे, लाल डेंगा को कराची में संरक्षण देते थे ये लोग। तो उस समय जब भारत में अलगाववाद फैला रहे थे तब ये नहीं सूझा कि इसकी आग कहां तक जाएगी। तो ये बहस जितना पीछे लेके जाना चाहते हैं हम लेके जा सकते हैं, लेकिन ये बेमानी बहस होती है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का ना तो रवैया बदला है, ना उनकी नीति बदली है, और इसलिए ये मान लेना कि मोदी जी कुछ ऐसा कर पाएंगे जो उनसे पहले के 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, मेरे ख्याल वो एक खुशफहमी थी। उसी तरीके से मेरे ख्याल उन्होंने एक पहल की चीन के साथ, ये कोशिश जरूर की कि चीन के साथ रिश्ते बहराए जाए, जहां पर कन्वर्जेंसेस हैं, चाहे वो तिजारत को लेकर के हो या बॉर्डर का जो मामला हो, उस पर भी एक पुश देने की कोशिश की कि वो सुलझाया जाए। प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं हो रहा, और इसलिए मेरे ख्याल चीन के प्रति भी आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। साथ ही साथ, और ये भी बहुत अहम है, आप अमेरिका, अभी हम बात कर रहे थे भरोसे की, हम अमेरिका के ऊपर कैसे भरोसा करें? क्या तालिबान के पास नेवी है कि उनको पाकिस्तान को अब नेवल हेलीकॉप्टर्स दे रहे हैं? तालिबान के पास क्या कोई एयरफोर्स है कि आपको एयर टू एयर मिसाइल्स दे रहे हैं? वो एयर टू एयर मिसाइल्स किसके खिलाफ यूज होंगी, किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? भारत के खिलाफ। तो अमेरिका बहादुर के ऊपर हम इतना जो भरोसा करते हैं या दिखाते हैं, मेरे ख्याल उससे भी हमारे को गुरेज करना चाहिए। अपना एक डिस्टेंस रखना चाहिए, लेकिन अपनी कुव्वत बनानी चाहिए, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। जो हमको उसी पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये सोचना कि अमेरिका हमारे लिए कुछ करेगा, वो क्यों करेगा? यही सवाल लेके मैं सुहासिनी के पास आता हूं। बाकी देश देखेंगे, और वहां पर कुछ खुशफहमियां थी जिसको अगर वो दूर कर लें तो बेहतर होगा। बिल्कुल सुहासिनी, जो हमें लगता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर चाइना के राष्ट्रपति आते हैं, आप उनके साथ एकदम बढ़िया अहमदाबाद जाते हैं, लेकर आप पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो फोटो अपॉर्चुनिटी जैसा बहुत अच्छा लगता है, देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चीन जब नेपाल के नजदीक दिखता है, चीन जब पाकिस्तान के नजदीक दिखता है, तो हमें एक बार सोचने में आता है कि क्या हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी सिर्फ एक फोटो ऑप तो नहीं बन के रह गई, या इसको हमें थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा, थोड़े डिफरेंट एंगल से सोचना होगा?
देखिए, जैसे सुशांत कह रहे थे, हर सरकार जो आती है, हर प्रधानमंत्री जो आते हैं, वो कोशिश तो करते हैं कि कुछ अलग से करें या फिर से कोशिश करें। जहां पर भारत की कूटनीति नाकामयाब हुई है वहां पर फिर से कोशिश करें। लेकिन मैं संक्षेप में बोलना चाहती हूं कि बस 3 चीजें हैं जो किसी भी सरकार को करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि अभी सरकार ज्यादा कर रही है। एक, थोड़ी सी रोशनी अपने कर्मों पे लगानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि अगर हमने कोई गलती की है तो उस गलती का सुधार भी करें। ये नहीं कि बस हम कहते रहें कि हमने जो भी करा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उदाहरण के तौर से कहना चाहती हूं, जैसे मिस्टर आरएन सिंह अभी बहुत बार बोल चुके हैं कि ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया है कि कोई भी दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है वो उनके जमीन से हुआ है। ये पहली बार नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि आप अगर 26/11 के पूरे ट्रायल को देख लें, वहां पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने खुद कोर्ट में बोला है कि यहां फलाने जगह में, ठट्टा में, सिंध में, मुजफ्फराबाद के पास मुरीदके में वहां पर ट्रेनिंग हुई है, या उनके खुद के ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये जो आए थे वो पाकिस्तानी थे। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो हम अपने आप को बहलाने के लिए जो चीज कहते हैं, 10 बार अगर कह दें तो ये सच नहीं हो जाती है। तो एक तो हमें अपनी तरफ देखना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरा का जो रवैया है हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है वो भी गलत है। दूसरी बात, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और ये ऑपोजिशन को भी करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी सुना, इन दोनों के बीच में कांग्रेस के और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई किसी अखाड़े में एक दूसरे से इंटरनेशनल मुद्दों पर, डिप्लोमेटिक मुद्दों पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई मतलब वो बाजार में कोई हैगलिंग हो रही हो। ऐसे बिल्कुल नहीं होता था और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को साथ में काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी कोई भी कूटनीति कामयाब नहीं हो सकती है। और फाइनल बात मैं कहना चाहती हूं कि जो भी सरकार है उसको लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी होनी पड़ेगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान गए दिसंबर में, ये बहुत सराहनीय बात है कि उन्होंने कोशिश की, एक पहल की पाकिस्तान के साथ, लेकिन तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जहां पे उन्होंने बताया है लोगों को कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से पाकिस्तान से बर्ताव करना चाहते हैं, किस तरह की वार्ता वो देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 चीजें अगर आ जाए तो कोई भी कूटनीति में थोड़ा सा मतलब एक साथ एकजुट होकर हम कोई कूटनीति को कामयाब कर सकते हैं। सिंह साहब हाथ उठा रहे थे प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन पहले पिनाक जी के पास जाता हूं। पिनाक जी, जहां तक पाकिस्तान की बात है, क्या लगता है कि अच्छी बात है मोदी साहब गए, बड़ा अच्छा सब समारोह हुआ, वहां हमने देखा नवाज शरीफ साहब के घर भी गए, शादी में भी शरीक हुए, लेकिन क्या जहां तक पाकिस्तान की बात है हमको बैक टू द ओल्ड स्कूल चले जाना चाहिए? जिस तरीके से पाकिस्तान को हम एक डिस्टेंस पे रख के बात करते हैं वही बात होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी उनके पास गए, जब भी आपने कोशिश की है कि हम थोड़े से एक कदम आगे बढ़ा के रिश्ते बेहतर करें, आपको ही बाद में तकलीफ हुई है। देखिए, डिप्लोमेसी के बड़े बहुत सारे पहलू होते हैं। आपने फोटो ऑप्स की बात करी, वो भी एक डिप्लोमेसी की प्रोटोकॉल जैसे है, वो भी पहलू है। जाके वहां नवाज शरीफ से मिलना, उनके बर्थडे पे उनको बधाई देना, वो भी एक और पहलू है। तो इसमें इसको तो मैं पॉजिटिव मानता हूं कि हमने हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। हमारे प्रधानमंत्री ने एक विंडो दिया है कि हम देखिए बातचीत करके ये सब सॉल्व कर सकते हैं। आतंकवाद का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, ये JIT वगैरह जो है, ये सब उसी के लिए है। अब बात ये है कि सक्सेस तो एक दिन में नहीं आएगा, ये तो बहुत पुराना मामला है। पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, जो रवैया है, वो कब चेंज होगा वो तो खैर ऊपर वाला ही जानता है, पर कोशिश न करें ये भी मैं नहीं मानता। फिर तो डिप्लोमेसी की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बंद कर दें, एम्बेसीज बंद कर दें, सब कुछ बंद करके घर आ जाए वापस, बातचीत न करें, खत्म कर दें बात। ट्रेड बंद कर दें, बॉर्डर पे बहुत ऊंची एक दीवार बनवा दें, ज्यादा कोई आना जाना भी न रहे, कुछ भी न रहे। ये भी एक ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दे बॉर्डर पे और खत्म कर दे बात। पिनाक साहब, दिक्कत वो भी संभव नहीं है। आपको अगर अपने रीजन में आपको अगर अपने रीजन में शांति चाहिए तो हमें तो बात करनी पड़ेगी। कभी बात
नहीं, पर बात करने में पिनाक साहब दिक्कत ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो चेहरा है, दरअसल पाकिस्तान के साथ दिक्कत यही है ना कि जो प्रधानमंत्री है, जो उसके पास तो ताकत है ही नहीं। आज तो सरकार भी है, क्या पता कल रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर सेना बैठ जाएगी। नहीं, वो बात ठीक है कि पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट में जो जिसका ज्यादा बोलबाला है वो तो आर्मी है, वो तो हम जानते हैं उसको। पर फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अभी आर्मी जो अभी उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो शायद मौका है कि अगर उस प्रेशर के अंदर में कोई बातचीत आगे बढ़ जाए, कुछ सुझाव निकल जाए, तो ये हमें होपफुल रहना पड़ेगा। हमें ये मतलब इतना पेसिमिस्ट होके काम नहीं कर सकते हम डिप्लोमेसी में। तो ये जो सवाल है कि क्या होगा, अभी हमें नहीं पता क्या होगा, पाकिस्तान किस तरह मुड़ेगा, किस तरह से कोऑपरेट करेगा, अभी हमें नहीं मालूम। वी डोंट हैव ऑल दीज आंसर्स, बट वी शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी, तो कोशिश यहाँ पर लगातार होनी चाहिए। सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था, आपके लिए वक्त है। नहीं, देखिए, अभी जो चक्रवर्ती साहब ने कहा, तो ये कूटनीति की एक दुनिया है और डिप्लोमेट्स भी कंट्री के इंटरेस्ट में काम करते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि एक ये डिप्लोमेसी के पीछे भी दुनिया होती है एक। और मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, रॉ में था, तो कुछ इसका इल्म है ये पीछे की वाली दुनिया का। तो लेकिन इस पे मैं एक बात जरूर करूंगा कि अगर आप हमसे पूछें कि ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी के बारे में नेबरहुड में कर रहे थे, तो देखिए, देयर इज वेरी गुड न्यूज फ्रॉम बांग्लादेश। और जहां तक नेपाल की बात है, तो देखिए, मैंने किताब लिखी है नेपाल पे, द मेकिंग ऑफ नेपाल। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये चाइना विजिट को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था। आप पूरे एग्रीमेंट देख लीजिए, वहां पे कहीं भी चाइनीज ने इनको कोई ठोस प्रॉमिस नहीं किया है। सभी जगह फिजिबिलिटी स्टडी उन्होंने कहा है। और अगर नेपाल के अंदर आप देखें तो थोड़ा देखिए कि नेपाली कांग्रेस के कन्वेंशन में क्या क्या डिस्कस हुआ है, और बाबूराम भट्टाराय की जो नई पार्टी है उसने क्या कहा है ये रिपब्लिकनिज्म के बारे में और सेक्युलरिज्म के बारे में, और जो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी है जिसके कमल थापा जो कि बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने क्या कहा है। तो वहां से भी अगर मुझसे पूछे तो गुड न्यूज है। म्यांमार के साथ देखें तो हमने एक बड़ी अच्छी चीज है, और उसमें मैं पिछले सरकार को भी दाद देता हूं इसके लिए कि हमने दोनों चैनल्स हमने खोल के रखे हुए थे, सूची के साथ भी और मिलिट्री के साथ भी। तो ऐसा अब रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कि देखिए, जब कराची में वहां के एयरफील्ड पे अटैक हुआ तो वो ज़रबे अज़ब इनको करना पड़ा। नवाज शरीफ बहुत अगेंस्ट थे कि इसका रिपरकशंस पंजाब में क्या होगा। जी, जब तो पेशावर स्कूल पे अटैक हुआ तो आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। तो सिंह साहब, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम बच गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा चर्चा को और टाइट करना पड़ेगा। अब एक बार मैं आरपी सिंह और रागिनी के पास जाता हूं। रागिनी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यही है कि क्या हमको थोड़ा देखना पड़ेगा चीजों को, थोड़ा अब परिस्थिति के हिसाब से जरा पाकिस्तान की तरफ अपने रुख को चेंज करना पड़ेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले ले। रागिनी, और आखिरी में जो ये हम जो इकबाल पार्क में हुआ है उसका भी आप रिपरकशंस देखेंगे। जी बिल्कुल रागिनी। विपिन जी, आपने सही सवाल उठाया, और इसी के परिप्रेक्ष्य में 2-3 तथ्य मैं और सामने रखूं। जहां तक पहली बार होने की बात है, तो रशिया रूस जो हमेशा से हमारा सहयोगी साथी रहा, वो पहली बार 2016 में पाकिस्तान के साथ मिलकर डिफेंस ड्रिल करने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक आईएसआई का अधिकारी औपचारिक रूप से भारत के एक एयरबेस में बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमें लग रहा है कि हमारे आसपास के देश हमें आइसोलेट कर रहे हैं। आप चाहे चीन की बात करें, आप चाहे पाकिस्तान की बात करें, अरे मुझे पूरा करने दीजिए ना, मुझे पूरा करने दीजिए। मौलाना मसूद अजहर को बचाने के लिए जिस तरीके से चीन ने कवायद की है, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है? आपके सिंह साहब, आखिरी में आप ही के पास आऊंगा, बोलने दीजिए। लेकिन आप बीच में बोलकर चिल्लाकर दूसरे को खामोश करना चाहें तो बिल्कुल गलत चीज है ये। आप पहली बार ये सब चीजें जो हो रही हैं वो मोदी जी की डिप्लोमेसी की वजह से हो रही हैं।
और सुशांत जी, 1 मिनट, आरपी सिंह जी, ये क्या तरीका है डिबेट का भाई साहब? मुझे बात तो कहने दीजिए। और सुशांत जी, जहां तक ये हाई एक्सपेक्टेशंस की बात है, आप कह रहे हैं कि क्या ये पहली बार सब कुछ हो रहा है? मैंने 2-3 उदाहरण दिए जो पहली बार हो रहे हैं। ये हाई एक्सपेक्टेशंस पैदा किसने की? ये चुनावी जुमले पाकिस्तान को लेकर किसने सुनाए? और उन जुमलों के अनुपात में आज जो हमारे सामने नतीजे आ रहे हैं, पंजाब में जिस तरीके से आतंकवाद के पांव पसर रहे हैं, रागिनी, आखिरी मिनट है मेरे पास, आरपी सिंह साहब के लिए एक मौका दूंगा कि वो अपनी बात का जवाब दें। सिंह साहब जी, बस आखिरी अंतिम 60 सेकंड है। आरपी सिंह साहब, कुछ बातें मैं वापस से स्पष्ट करना चाहता हूं। कांग्रेस की नीति जब वो सत्ता में थे तब भी वो ठीक नहीं थी, जब विपक्ष में तब भी ठीक नहीं है। मनमोहन सिंह जी शर्मल शेख में जाकर कहते हैं देश को शर्मसार कांग्रेस बीजेपी पे ना जाए। सिंह साहब, कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम देश की बात करें। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है? सिंह साहब, यहाँ से क्या करना है? आज आप अपने जवाब दीजिए। सिंह साहब, यहाँ से क्या करना है? अभी अखबार में छपा है, अगर कल को पाकिस्तान वही रिपोर्ट हमें दे देता है कि गलती आपकी थी और आपके यहीं से किया गया, हमने हमला नहीं करवाया, हमें बदनाम करने की साजिश है, तो देश के पास क्या जवाब है? उनसे बातचीत के रास्ते बंद होंगे। मैं साफ कह रहा हूं, उनसे बातचीत के रास्ते पाकिस्तान अपने से हमारे से बंद करेगा। वो द्विपक्षीय बातचीत होगी, त्रिपक्षीय बातचीत नहीं होगी, जैसे कांग्रेस का नहीं होती ना। हम लोग समाप्त हो रहा है। बात देश हित की है, इसलिए हमें यही देखना होगा कि अभी सिर्फ पाकिस्तान के अखबारों में बात छपी है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट वाकई पाकिस्तान की तरफ से आती है और उंगली भारत की तरफ उठाई जाती है, तो भारत को एक माकूल जवाब पाकिस्तान को देना ही चाहिए। उसे थोड़ा अगर अपनी नीति में परिवर्तन करना भी पड़े तो करना चाहिए। इसी के साथ समय आज की आवाज अड्डा में समाप्त हुआ। सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।